थ्योरम के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने जेनर डायोड बताया था, तो ये पार्ट में स्टार्ट करने वाला था, तो कुछ रुकावट की वजह से मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था। अब आगे इसको करते हैं स्टार्ट। थेवेनिन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है और मिलर थ्योरम है। और काफ़ी 2-3 थ्योरम है, उनमें से एक एग्जाम में जरूर आती है। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम को करके जरूर जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो पहले इसको समझाता हूँ, इसकी जो थ्योरी है उसको आप लिख लोगे आराम से, तो समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो क्या देखो एक्चुअली क्या है इसमें कि तो एक जटिल समस्या ले लेंगे। ये एक आपके वोल्टेज अप्लाई है, ये जेड है और Z1 है, ये Z3 है, ये Z2 है। इस तरह से कोई जेड समस्या है और ये क्या है आपकी Z2 और ये है आपका ZL। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि ZL अगर एग्जाम्पल आता है तो कोई अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो क्या कहेगा, इस ZL जो है आपका कोई भी दे सकता है, ZL के बीच आपको क्या निकालना है, IL का मान निकालना है, ZL में धारा प्रवाह का मान निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। ये तरीका है कि आप किरचॉफ का नियम लगा के नॉर्मली तरीके से निकाल सकते हो। अब ये किरचॉफ, ये लूप फर्स्ट बन गया, लूप सेकंड बन गया, वो तरीका है एक तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस थेवेनिन थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग करके बहुत ही जल्दी रिजल्ट आता है, तो इसलिए यूज की जाती है। एक जटिल समस्या को एक सिंपल समस्या में, इस मतलब ये आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड जो आपकी जो एक प्रॉब्लम है उसको सिंपल वे में कर लेता है। एक्चुअली इसका काम ये इतना होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम दो एक रूल्स होते हैं। एक तो होता है करंट डिवाइडर रूल, इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें ज़रूर आए, हर बार आएगा, तो इसको बार बार बता नहीं सकता। तो करंट डिवाइडर रूल, ये क्या होता है कि देखो जैसे कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है, अब ये दो टुकड़ों में निकल गई, माना कि ये R1 है और ये क्या है आपका R2 है। ये आई धारा है इसमें, अब ये जस्ट इसमें निकलेगी तो ये अब I1 ही निकलेगी। ठीक है, ओके। जैसे कि एक नाली से पानी आला है और ये दो नालियों में बट के निकल गया, लास्ट में लेगा तो एक नाली पे, तो वही यहाँ भी इतना है तो यहाँ भी इतना है। ओके, तो यहाँ पे माना कि I1 का मान निकालना है आपको, I2 का मान निकालना है। ठीक है, तो I1 का मान क्या होगा वो डायरेक्ट आप निकाल दो करंट डिवाइडर रूल से। क्या करते हो, I1 इज इक्वल टू, तो I1 इक्वल टू कितना आता है कि जैसे हमें I1 निकालना है इसमें, इस प्रतिरोध में, R1 वाले प्रतिरोध में, तो I1 का मान क्या होगा कि आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, सेकंड वाले को लेना है। तो R2 और दोनों का योग, R1 प्लस R2। ठीक है, और जो टोटल आ रहा है वो, अब ऐसे ही इसमें करो, I2 कितनी आएगी, I2 में क्या है, R2 वाले को छोड़ना है और दूसरे वाले को लेना है, तो क्या लेंगे, R1 लेंगे, R1 प्लस R2। तो इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, डिवाइडर मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में बट गई है, तो इसका मान क्या होगा आप ऐसे निकालोगे। I1 निकालना है तो जो टर्म्स नहीं है, R1 नहीं है, तो इसलिए पहले R2 लेंगे, फिर दोनों का योग तो लेना ही है। सिंपल है, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये करंट डिवाइडर रूल लिख लेना, क्योंकि इनके बिना होगा नहीं। दूसरा क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये रूल क्या कहता है कि जैसे कि आपके पास कोई वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी, ये भी क्या है, दो, जैसे कि ये R1 है, ये भी R2 है। अब आपको पूछे कि इसमें जो इसके अंदर वोल्टेज कितनी होगी V1 के, और V2 के अंदर कितनी वोल्टेज होगी वो निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे इस डिवाइडर रूल से, ये माना टोटल V है आपको दे रखा है, ये V1 इसके बीच में पूछे, यहाँ पूछ रहा है कि R1 प्रतिरोध के बीच में वोल्टेज का मान कितना है, और R3 जो R2 के बीच में V2 का मान कितना है। तो अब निकालो कैसे, V1 इज इक्वल टू, इसमें क्या है वही वाला लेना जो इसमें है, तो R1 वो दोनों का योग, R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 इक्वल कितना होगा, अब V2 में पूछ रहा है तो वही लगाना है R2, जबकि I में क्या करते हैं दूसरा वाला लेते हैं, तो R2 क्या आएगा, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V। सिंपल है। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब आप सीढ़ी क्रम में होता है ये ऐसे आप प्रतिरोध है, तो वोल्टेज हर प्रतिरोध में, ऐसे ये है प्रतिरोध में, तो वोल्टेज हर प्रतिरोध में अलग अलग होगी, इसमें V1 होगी, इसमें V2 होगी, V3 होगी। पर लेकिन जब पैरेलल होते हैं, जब पैरेलल होते हैं तो इनके बीच जो वोल्टेज होता है ये सेम होगा, ये हमने। ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में होंगे तो वोल्टेज सेम होगा, और जबकि सीढ़ी क्रम में है तो वोल्टेज का अलग अलग होता है। तीन बात से आपको मैच ज़्यादा क्लियरली, ये चीज़ तीन चीज़ तीनों थ्योरम में यूज होंगी। इसको आप चाहें तो आप कैप्चर कर लें, ध्यान से देख लें एक बार। क्लियर, पहला क्या है करंट डिवाइडर रूल, ये आपको ऐसे डिवाइड कर दिया I1 I2 धारा में, R1 है R2
प्रतिरोध है आपका I1। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या है कि आपको I1 निकालना है तो उसको छोड़ना है, दूसरे वाले प्रतिरोध को देना है R2 को, तो R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I। ऐसे I2 निकालनी है तो I2 नहीं लेना, हमें क्या लेना है R1 लेना है, सॉरी I2 के लिए क्या है R1 लेना है ओवर R1 प्लस R2 इंटू A। जबकि वोल्टेज डिवाइडर में क्या है वही प्रतिरोध देना है जहाँ यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या है श्रेणी क्रम में, इतना तो पढ़ रखा है। तो ये आपको V1 कितना आएगा और V2 कितना आएगा, और ये भी मैंने बता दिया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज हर प्रतिरोध पर अलग अलग आएगी, जबकि पैरेलल में सेम होती है। मतलब ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पे क्या है सेम होगी। क्लियर, तो ये चीज़ 3 याद रखनी। अब चलते हैं थेवेनिन थ्योरम पे। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उसको आप सिंपल वे में आप ले आते हो, तो क्या है ये इसके जस्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इसको बोलते हैं थेवेनिन सर्किट एक्चुअली। ठीक है, ये क्या करती है कि आपने क्या किया, देखो ए और बी पॉइंट पे ये आपका टोटल है, ये पहले नहीं दिया होगा, तो क्या करना है जैसे ZL में आपको IL का मान पूछा है तो क्या करोगे, इस ZL के दोनों ओर आप कट कर दोगे। मैंने ए और बी पॉइंट काट दिया, इस सर्किट को हटा दिया बिल्कुल। हटाने के बाद अब ये सर्किट अलग हो गई, तो यहाँ पे क्या है इन सब का तुल्य प्रतिरोध एक तो बन जाएगा ZEQ, और इसका इस पे यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा उसको बोल देंगे EEQ। ठीक है, इसको सिंपल वे बना दिया। अब कहोगे सर EEQ और ZEQ मन कहता है, तो देखो यहाँ पे मैंने सर्किट उठा देता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया, Z2 है यहाँ पे, Z3 है, Z1 है और ZS है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वोल्ट स्रोत हटाना पड़ता है। अब देखो सेम है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से सिर्फ काट दिया, बस काट दिया, तो Z3, Z1 और ZS, और यहाँ पे Z2 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रतिरोध आएगा इनका तुल्य प्रतिरोध, ये कहलाता है आपका ZEQ। क्लियर, इतना सा है। क्या किया आपने, बस यहाँ से इसको काट दिया, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे ZEQ, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, EQ। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसे आती है, इनकी वैल्यू क्या आप निकालोगे तो ZEQ की वैल्यू कितनी आएगी, ZEQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ZEQ आपने इसको खींचा, ऐसे यूँ पकड़ के आप खींचोगे, देखोगे तो ये और ये किस क्रम में, बताओ ये किस क्रम में, Z1 और ZS किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो ये तो जुड़ जाते हैं, Z1 इंटू ZS जुड़ गए। अब क्या किया कि जैसे ही अब आपने किया तो ये आपने खींचा, तो ये और ये क्या श्रेणी क्रम में हो गए। ओके, पर लेकिन अब जैसे ही आपने है ना कि क्या किया कि आपने ये और ये अब इसे यहाँ पर खड़ा है आपने, तो ये और ये देखो ये श्रेणी क्रम में, तो एक बन जाएगा Z1 प्लस ZS। ठीक है, अब Z1 प्लस ZS क्या है, अब आप ये और ये दोनों मिलकर एक कम प्रतिरोध बनाएंगे Z1 प्लस ZS। अब ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। पैरेलल के लिए पता है आपको क्या होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R। क्लियर, तब देखो यहाँ पे मैंने इसको बना देता हूँ, आगे क्या है कि ऐसे मैंने बना दिया, तो ये प्रतिरोध मैंने एक कर दिया है Z1 प्लस के ZS। ठीक है, अब ये तो एक बन गया, अब ये मैंने बना दिया यहाँ पे Z3। ठीक है, क्या किया कि इन दोनों को तो मैंने कर दिया श्रेणी क्रम में, तो जुड़ के एक आ गया बन गया, और फिर Z3 यूँ कर दूँ, और फिर यहाँ पे Z2 तो है ही। ओके, तो Z2 है, तो Z2 तो आपको यहाँ ZEQ आपको निकालनी है। समझ में आ रहा है ना, ये अभी तो देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये क्या है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको जोड़ के दिखा दिया। ये अब ये बन गया, अब ये पैरेलल बन गया, तो इसका क्या आएगा ना करके, अब आगे देखो, अब ये पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनने के बाद एक प्रतिरोध आएगा, फिर क्या है ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे लास्ट में। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, अब इन दोनों का प्रतिरोध क्या आएगा, देखो अब ये Z1 प्लस Z2 हो गए, तो अब मैं निकालता हूँ, तो 1 ZEQ इक्वल टू, देखो बताता हूँ कि ये ZS1 और ZS प्लस 1/Z3। ठीक है, ये आपका मतलब नया वाला निकल के आ गया। अब ये आएगा, आप नया मान लो कि ये 1/Z है यहाँ इस दोनों के बीच में, तो क्या आएगा ये निकल के, ये Z3 प्लस Z1 प्लस ZS बटे में क्या आएगा Z1 प्लस ZS इंटू Z3। बात समझ में आ रही है। अभी मैंने क्या किया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला है, तो श्रेणी क्रम में ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे 1/Z। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या आएगी कि Z की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों उल्टे जाएंगे, तो क्या आएगा Z1 प्लस ZS इंटू Z3, और ये थर्ड जुड़ जाएंगे Z1 प्लस Z3 प्लस के ZS। अभी Z और Z वाला है और इसके साथ श्रेणी क्रम में आएगा, तो इसलिए इसमें Z2 जुड़ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका टोटल ZEQ आ गया। ठीक है ना,
बात समझ में आ गई है ना। अब देखो मैंने फिलहाल क्या किया, समझो Z1 + ZS और Z3 ये क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वही 1/R1 1/R2 1/Z निकाला है हमने, तो 1/Z ऐसे निकाल लिया। तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। अब ये Z बन के क्या बनेगा, एक बन जाएगा। अब ये किस क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में, तो ये जुड़ जाएंगे। तो आपका जो ZEQ आएगा, तो वो यहाँ पे देखता हूँ, आपका ZEQ आ जाएगा निकल के, ये Z2 क्या है, लास्ट वाला टर्म जो है Z2 ये श्रेणी क्रम में, और आपका बाकी ये निकल के आ गया। तो ये Z1 + के Z3 सॉरी ZS, Z1 + ZS × Z3 और सारा Z1 Z3 और ZS ये। तो ये आपकी ZE की वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी तो क्या है कि ये वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। अब EQ निकालोगे, अब EQ निकालने के लिए क्या करोगे इसका बोलते हैं, मेरे बता देखो EQ जब पैरेलल होते हैं, जब पैरेलल होता है सिस्टम, तो यहाँ पे EQ है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो सेम आएगी। Z3 पे जो वोल्टेज आएगी सेम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे Z3 पे जो वोल्टेज आएगी सेम आएगी, तो यही EQ कहलाएगा। मतलब Z2 में जो वोल्टेज होगा वही आपका क्या कहलाएगा, EQ कहलाएगा। अब EQ निकालने के लिए क्या करते हैं, EQ देखो दिखाना पड़ेगा आपको। अब देखो EQ निकालने के लिए यहाँ देखो, यहीं पे देख लो। अब EQ निकालने के लिए Z3, तो मैंने साफ साफ आ जाए। अब देखो EQ निकालने के लिए क्या होगा, Z3 पे आपको वोल्टेज निकालनी है। Z3 वोल्टेज निकालने के लिए मैं क्या बताया कि जो भी टर्म्स आपको निकालना होता है EQ, तो सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि देखा हुआ नहीं आपको। तो EQ क्या आएगा, EQ Z3 पे आपको निकालना है, तो Z3 को सेम रखना है, वही वोल्टेज डिवाइडर रूल, जहाँ निकालना है वहाँ पे Z3 आपने यहाँ रख दिया, बट्टे में बाकी जो जितने ही प्रतिरोध हैं उनको आप रख दोगे Z1 + ZS, क्योंकि ये बाद का है तो इसीलिए कोई नहीं। तो Z1 + ZS, Z1 + के ZS, ठीक है, ZS, और ये भी साथ में होगा क्योंकि सारे के सारे इतना भी होगा, Z1 + ZS और Z3, ठीक है। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज लगा था लास्ट में, देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज E, तो E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि EQ = आपको Z3 में निकालना है। Z3 क्यों, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, तो Z3 × E और बट्टे में टोटल Z1 ZS और Z3, और लास्ट वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बाहर ही निकलेगा, क्योंकि हमें यहीं तक निकालना था इसको, क्लियर। तो ये आपके EQ और ZQ आते हैं। समझ में आ गया होगी बात को, है ना। अभी समझा दूंगा। तो ये क्या है कि आपने क्या किया, ये जो पूरी जटिल समस्या थी इसको आपको नॉर्मल वे में निकाल पाया है, इसी को बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको कहता हूँ, क्या करना है आपको। अब लिखोगे तो देखो बुक के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे देखना, हाँ मैं रख लेता हूँ कुछ, थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा ये। यह प्रमेय किसी दो टर्मिनल जाल के लिए, दो टर्मिनल कोई कठिन जाल मान लो, जैसे दो टर्मिनल है वो कोई इतना डिफिकल्ट है, जाल के लिए वोल्टा स्रोत तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों, मतलब ई जो दे रखा है ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी दो टर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से, इतनी बात समझो, आपके पास क्या एक जटिल प्रतिरोध है, तो क्या है उसमें, एक तो ऊर्जा स्रोत है और दूसरा क्या है प्रतिबाधाओं से युक्त, मतलब Z1 Z2 ZS जो भी है, से क्या है आपके पास रैखिक जाल है, एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उसको एक नया रूप दिया जाता है जिसमें केवल एक वोल्टा स्रोत क्या बनता है नेक्स्ट उसमें EQ, और वह श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा क्या बनती है ZEQ, ठीक है। आपने प्रस्तावित कर दिया कि EQ और ZEQ निकल जाती है। अब ये किस स्थिति में निकलती है, वो आगे वोल्टा स्रोत का विद्युत भागबल EQ दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुलाकर, मतलब ए और बी पॉइंट हमने ले लिए, उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है, क्लियर बात। तथा इससे थोड़ा टफ है पर लेकिन जब दिमाग में समझ आओगे आप चीज़ों को तो समझ में आ जाएगी। प्रतिबाधा ZEQ क्या इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब स्रोत, मतलब आप E को हटा दिया आपने, वहाँ पे स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सेम बात यहाँ पर बोली गई है
देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये क्या है, आपके पास जटिल प्रतिरोध था, ठीक है। अब इसको प्रतिस्थापित किया आपने, क्या किया, प्रतिस्थापित किया इसमें। अब कब किया, ये आपने दो वोल्ट का स्रोत, देखो यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाता है, और जिसमें एक वोल्ट का स्रोत ई क्यू, और सीडी क्रम में क्या है, प्रतिबाधा जेड ई क्यू होती है, जेड ई क्यू होती है। और वोल्टेज स्रोत विद्युत वाहक वाले ई क्यू दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला कर, अब ये खुला कर दिया, ओके है ना। तो खुला करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल प्रतिरोध बन जाएगा जेड ई क्यू बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, ई क्यू। आपको कुछ नहीं करना, आप एग्जाम को ले लेना और यहाँ पे आके सो कर देना, ठीक है। वही बात बोलिए कि ये खुला करके बनाया है और ये इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया, तो मैंने समझा दिया ये वैल्यू कैसे कैसे निकल के आती हैं, ओके। लेट्स से फाइंड। अब इसका वो डेरिवेशन करते हैं, आपको बात समझ में आई क्लियरली क्या बोल रहा हूँ मैं। डेरिवेशन के लिए मैंने इसमें से समझा देता हूँ क्या है कैसे एक्चुअली। देखो वो थेवेनिन प्रमेय दोबारा पढ़ लेते हैं। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ध्यान रखना, ऊर्जा स्रोत होते हैं, क्या करना है, पहले आपको जटिल समस्या लेनी है, ध्यान रखना पहले क्या, जटिल समस्या लेनी है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी दो टर्मिनल रैखिक जाल, इतनी टफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक कठिन रैखिक जाल है, ठीक है, एक तुल्य परपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, किया जाता है, या क्या किया जाता है, जिसमें केवल एक वोल्ट स्रोत ई क्यू होता है और श्रेणी क्रम में जेड क्यू होता है। इतना ही बात समझ में आएगी। आपने क्या, जटिल समस्या को एक ई क्यू में और जेड क्यू में ले लिया। अब ये वैल्यू कब आएंगी, वोल्टेज स्रोत ई क्यू दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला कर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य प्रतिरोध तुल्य होता है, तथा प्रतिबाधा जेड यू क्यू इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि ऊर्जा स्रोतों को आप हटा देते हैं, ठीक है। बस इतना कर लिखना, काम खत्म हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या है, देखो आपने क्या किया कि ये आपने सर्किट ले ली, एक्चुअली आप सर्किट ले ली, ये वाली मैंने बताए थे, ई है, जेड एस है, जेड वन है, जेड टू है और जेड थ्री है, और आपको आई एल के बीच में धारा पूछी जाएगी। अब आपने एक तो निकालना है थेवेनिन थ्योरम से, और एक निकालना है आपको किरचॉफ के लॉ से। तो इसको किरचॉफ के लॉ से करेंगे पहले। देखो थेवेनिन प्रमेय सिद्ध करने के लिए मान लीजिए एक जटिल जाल निष्क्रिय भाग को एक तुल्य स्टार जाल से प्रतिस्थापित किया जाता है, नॉर्मल है। इसमें एक ऊर्जा स्रोत ई जनत की कल्पना की गई है। इस जनत की आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, जेड एस है, ये वाली जेड एस है, और इस जाल के निर्गम टर्मिनलों के मध्य जेड एल प्रयुक्त किया गया है, और इसमें धारा का मान पूछा है। आगे क्या, चित्र से देखना, आई एस की वैल्यू क्या होगी, आई एस इजिकल टू, तो आई एस इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है आई एस, यहाँ पे जब आई एस की वैल्यू, आप इसको क्या है किरचॉफ के नेम से निकाल रहे हो, तो आई एस की वैल्यू क्या आएगी, आई एस यहाँ से जो प्रतिरोध होगा, तो आई एस की वैल्यू कितनी आएगी कि टोटल वोल्टेज, अब इनके बीच का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इनके बीच का प्रतिरोध क्या होगा, आप यहाँ से पकड़ के देखोगे, जब आप यहाँ से पकड़ के देखोगे तो ये वाली जो है जेड एल और जेड टू किस क्रम में, जेड टू और जेड एल, पहले तो यहाँ से देख लीजिए, जेड एस और जेड वन किस क्रम में, सी डी क्रम में, तो ये सी डी क्रम में जोड़ दिए। अब जेड टू और जेड एल भी क्या है, सी डी क्रम में। अब ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपको ये निकल के आ गया, चाहे ऐसे कर लो, आपने यहाँ पकड़ा जेड टू और जेड एल किस में, जेड टू और जेड एल सी डी क्रम में, तो जोड़ दिए। फिर जेड थ्री किस क्रम में आ जाएगा आपका निकल के, एक्चुअली मैं इसको बना के देता हूँ आपको, देखो अब यहाँ पे है सेम, देखना अब ये सेम है, अब ये आपका ई तो लगा हुआ है, अब ये जेड एस है आपका, फिर आगे चल के जेड वन है, और फिर चल के ये जेड थ्री आपका, ठीक है। अब इसमें धारा का मान निकाल लो, आई एस टोटल धारा कितनी निकल रही है, तो जेड थ्री है ये। अब ये जेड टू और जेड क्या सी डी क्रम में है, सॉरी सी डी क्रम में, हाँ, तो ये क्या एक बना देंगे ऐसे, तो ये क्या आएगा जेड टू प्लस के जेड है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके क्या है, समांतर क्रम में, तो इनके बीच वही निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आता है, 1/Z3 और 1/के Z2 प्लस 1 सॉरी ZL। अब ये निकालेंगे 1/ जो भी आता है 1/ में आएगा, तो ये क्या आएगा, Z2 प्लस Z3 और Z क्या है ये ZL, सॉरी ZL बट्टे में क्या आएगा Z3 इंटू ZL, लिख नहीं रहा, और ये क्या गया ZL प्लस Z3, इनका उल्टा क्या आएगा Z3 इंटू ZL और Z3 बट्टे टोटल Z2 और Z2 ZL प्लस Z3,
ओके, तो ये इसके सीढ़ी क्रम में आप निकालोगे, एक तुल्य प्रतिरोध आएगा, ये आपका तुल्य प्रतिरोध ही आ गया। अब इसके क्रम में क्या है, इन दोनों, या अब ये वाला जो नया वाला आएगा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये और ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये और ये क्या है सीढ़ी क्रम में, तो ये आपको जोड़ दोगे, तो यही तो किया है इसने, देखो यहाँ पे। अब ये वाले ZS और Z1 पहले जोड़ दिए, और फिर क्या किया, ये आपको यहाँ पे क्या है Z3 Z2 ZL ओवर Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ओके, वो क्या गया, और कुल वोल्टेज बट्टे कुल प्रतिरोध निकाल दिया। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लिया, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आपको निकालना है कि भाई आपको IL की वैल्यू निकालनी है। तो IL की वैल्यू निकालने के लिए जैसे IS टोटल है, अब इसमें बहेगी IL, तो इसमें कितनी आएगी IS माइनस के IL, क्योंकि IL यहाँ चलेगी, तो जब इसमें से कितनी बचेगी, टोटल में से आप IS निकाल दोगे तो ये कितनी आएगी IS अपॉन के IL। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब ये क्या है समांतर क्रम में है, तो ये वोल्टेज बराबर होगी, इस पर भी वोल्टेज बराबर होगी और इस पर भी वोल्टेज बराबर होगी। तो वोल्टेज बराबर के लिए एक लाइन पहले इसमें आनी चाहिए। देखो वोल्टेज बराबर होगी, तो मैंने वोल्टेज कहता है V = IR होता है, तो वोल्टेज बराबर के लिए कहता है V = IR, ठीक है। तो V = IR के लिए क्या है, एक लाइन पहले कर देते हैं, तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगी IL इंटू, अब इस पे जो प्रतिरोध है वो, अब IL में कितना जा रहा है, देखो IL यहाँ से स्टार्ट होगी, तो IL में Z2 भी आएगा और Z भी आएगा, तो I8 इंटू I2 प्लस के I2 सॉरी IL इंटू Z2 प्लस ZL बराबर क्या आएगा, ये निकल के इसमें निकालना है। तो Z3 में कितनी आएगी, Z3 में यहाँ पे जब इसमें I कितनी वैल्यू है IS माइनस IL, तो IS माइनस के IL इंटू Z3, ठीक है ना, V = IR से, तो इसमें IL है और ये दोनों वैरिय थे इसलिए दोनों को लग दिया। अब Z3 में क्या है, ये वैरिय है धारा, तो सेम किया है इसने निकाल के, मैंने देखो IL इंटू Z2 प्लस ZL, तो I इंटू Z और ये वाला। अब यहाँ से क्या है, आप IL की वैल्यू निकाल लोगे तो ये निकल के आएगी, ठीक है। अब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, IL की वैल्यू सेम आ गई। IL को फिर क्या है रीअरेंज किया है इसने, ऐसे ये वैल्यू रख दिया आपने। अब यहाँ पे क्या IS की जो वैल्यू आई है समीकरण 1 से पुट कर दोगे, समीकरण 1 से IS का मान पुट किया, आपने ये वैल्यू निकाल दी। तो देख लेना ध्यान से, बुक है आपके पास ये और ये, ठीक है। अब आगे क्या है EZ3, अब सेम है, रीअरेंज किया है क्योंकि इसको फॉर्म में लाना होता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया था EQ कितना आता है, इतना फॉर्म में लाना उसको EQ, और ये वाला आएगा ZEQ प्लस की ZL, क्योंकि ये वैल्यू आपको निकल के आती है IL की वैल्यू। देखो तुल्य प्रतिरोध वैल्यू की भी ये क्या है, अब निकल के आएगी, मैंने बताया था EQ निकल के आया था इतना अपना, और ZEQ निकल के आया था, तो ये टोटल आता है EQ और ZEQ प्लस ZL। अब यही आपका होता है थेवेनिन थ्योरम, तो यहाँ सिद्ध हो जाएगी, सिंपल सा फंडा है ना। अब देखो यहाँ से तो कैसे आया है ये, अब देखो यहाँ पे E की वैल्यू आपने निकाल ली है और ZE की वैल्यू निकालनी है, तो IL कितना आएगा इस वैल्यू, IL = आएगा टोटल वोल्टेज कितनी है IEQ है बट्टे में टोटल प्रतिरोध ZEQ प्लस के ZL, तो ये आपका ये धारा निकल गया, सिंपल तरीका, ओके। और कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, तो ये आपको सिद्ध हो जाएगी, उसको देख लेना बार बार क्या क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। दिखा देता हूँ, सेम ये निकल के आई थी, अब ये है सेम बात कहनी है, ये वाली आपको निकल जाएगी। इसको क्या रीअरेंज किया, क्या पे हम जो नेम से लाए थे निकाल के आपको उसको रीअरेंज कर रखा है। यहाँ पे आपको ZEQ बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ZEQ और ये ऊपर वाला EQ, तो ये निकल के आ जाएगा। ये मैंने बता दिया कि ये वैल्यू कैसे आई थी जस्ट पहले ही पार्ट में, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल समझते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कोई मिल जाए तो। देखो ये है सेम न्यूमेरिकल, R1 = 10 ओम, R2 = 10 रखा है, R3 = 10। अब क्या पूछ रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध बनाइए और RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो RL का जो मान है वो है 20 ओम। देखो EQ क्या आएगी, अब आपने तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया तो R3 के बीच में निकालना है, तो मैंने बताया R3, ठीक है, R3 और दोनों का योग, तो R1 प्लस के R3, मतलब ये वाले दोनों हैं R1 प्लस R3 इंटू E, ठीक है, बताया था ना वही वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो R3 है, ये है, तो 5/10 + 5 इंटू T, ये तो आपका EQ निकल के आ गया, ओके। अब RQ कैसे निकालोगे, RQ पे तोड़ दिया इसको, तो पहले ही अब ये, अभी देखो ये और ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में,
है ना। तो ये आप पहले ऐसे कर लो, ये 10 यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो 10 तो ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो 10 इंटू 5 वही 10 इंटू 5 और प्लस दोनों का योग, फिर ये क्या है श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दिया, ये आर की वैल्यू आ गई, निकल गया सिंपल सा। अब इसको क्या है थेवेनिन थ्योरम बदलना है। तो थेवेनिन थ्योरम में क्या आएगा कि ये जो है आपने खोलोगे इसको, तो देखो ये थेवेनिन थ्योरम बन गया। ये जो वोल्टेज है ये 10/3 वोल्टेज, और यहाँ पे जो वोल्टेज है 10 वोल्टेज है, 10 10 10। आपने इसको ए और बी से काट दिया तो ये बनेगा इक्वलेंट, कहेगी कि आपको जेड क्यू निकालना है, तो ये सेम और ये सेम ये सेम, और वोल्टेज आते हैं, ये आर क्यू आ जाती है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला आपको पुट करना है लास्ट में यहाँ पे, देखो वहाँ पे नई सेकेंड बना दिया, ई क्यू कितनी आ गई 10/3, आर कितनी आ गई इतनी, और आर इतनी आ गई। अब आर आर में कितनी वैल्यू आ गई, ई क्यू बट्टे आर क्यू प्लस आर एल, ये वैल्यू पुट कर दी, जस्ट आंसर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार और कोई एग्जाम्पल हो तो करना, आसान लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।